हे दोस्तों, कांट हर्ट मी जो कि बहुत ही अमेजिंग बुक है, उसके जो ऑथर है ना डेविड गॉगिन्स, उन्हें कई सारे लोग वर्ल्ड्स टफेस्ट मैन अलाइव का टाइटल देते हैं। क्यों? बिकॉज डेविड गॉगिन्स ने अपनी जिंदगी में कई सारी टफ सिचुएशंस देखी है, झेली है, और इनफैक्ट उन्होंने कई सारी टफ और हार्ड चीजें अपनी जिंदगी में करी भी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक बार उन्होंने एक कसम खा ली थी कि वो बैड वाटर 135 में रन करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, ये जो रेस होती है ना बैड वाटर, वो दुनिया की वन ऑफ द टफेस्ट फुट रेस होती है, जिसमें आप और मेरे जैसे लोग तो एंटर भी नहीं कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ एंट्री करने के लिए एक इंसान को हाईली स्किल्ड होना बहुत जरूरी है, प्लस उसे कई सारी टेस्ट और रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है। जैसे कि एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि यहाँ एंटर करने से पहले आपको मल्टीपल 100 माइल की रेस फिनिश करके आनी होती है। नाउ 100 माइल्स का मतलब क्या होता है? 160 किलोमीटर। नाउ डेविड के लिए भी जो रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने पूरी नहीं की थी, इसीलिए उन्होंने 100 माइल्स की रेस कंप्लीट करने के लिए साइन अप कर दिया। बट बस प्रॉब्लम ये थी ना कि डेविड को 24 घंटे तक 100 माइल्स तक भागना था, जो कि ऑन एवरेज 4 मैराथन रन्स के बराबर होता है। जबकि ये जो हमारे डेविड भाई साहब थे ना, वो एक्चुअल में एक रनर नहीं थे। इनफैक्ट उन्होंने पिछले 6 महीने में 1 माइल से ज्यादा रन भी नहीं किया था। वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे, थोड़े डरे हुए थे, बट स्टिल उन्होंने रेस में पार्ट ले लिया। और बस फिर हुई रेस स्टार्ट। ना स्टार्टिंग में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, वो भागते रहे, पर जैसे ही 25 माइल्स कंप्लीट हो गई, उनकी बॉडी ने जब जवाब देना स्टार्ट कर दिया तो वो खुद को क्वेश्चंस करने लगे कि वो ये कर भी सकते हैं कि नहीं। क्योंकि अभी तक समझो उस 4 मैराथन में से बस 1 मैराथन ही खत्म हुई थी और 3 और मैराथन समझो बाकी थी। बट फिर भी जैसे तैसे करके वो 50 माइल्स तक पहुंच गए। जैसे ही आधी रेस कंप्लीट हुई ना, वो बोलते हैं उनके जो थाइज है, पैर, वो एक सख्त मेटल की तरह भारी होने लग गए थे। इतना उनका पैर दर्द हो रहा था और भारी लग रहा था कि वो उससे चल तक नहीं पा रहे थे। वो बताते हैं कि कैसे हर एक स्टेप में उनको एक करंट सा फील होता था पूरी बॉडी में, लेकिन फिर भी वो भागते रहे। जैसे तैसे करके उन्होंने 70 माइल्स कंप्लीट करी, लेकिन अब उनसे एक स्टेप भी लिया नहीं जा रहा था और वो जमीन पे लेट गए सीधा। ना ऐसे पॉइंट पे आके मैक्सिमम लोग क्विट कर देते। इनफैक्ट इससे पहले ही, बहुत पहले ही क्विट कर देते, क्योंकि सच में ये जो रेस थी ना वो बहुत हार्ड थी। डेविड भी क्विट करने का ही सोच रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने रेस से थोड़ी देर के लिए फोकस हटा के अपनी 3 साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में सोचना स्टार्ट किया। उन्होंने अपने आप से 3 क्वेश्चंस पूछे, जिसके आंसर्स उन्होंने अपने दिमाग में प्ले करे, और बस। और जैसे ही उनको इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स समझ में आने लग गए, उनके अंदर सडनली एक नया जोश आया। वो धीरे धीरे करके एक एक कदम लेते हुए उन्होंने चलना स्टार्ट किया। चलते चलते वो धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाने लग गए और जैसे तैसे करके उन्होंने उस पूरी रेस को कंप्लीट कर दी। क्या थी वो 3 नीड्स, 3 क्वेश्चंस, जिसने डेविड को इतने टफ चीज को करने में हेल्प करी? डू हार्ड थिंग्स के जो ऑथर है स्टीव मैग्नस, वो बोलते हैं कि हार्ड चीज, जो मुश्किल चीज होती है ना, उसे करने से रिलेटेड हम आम लोगों में ना कई सारी गलत फहमियां हैं, जो हम सबको अपने दिमाग से खत्म करना बहुत जरूरी है। क्या है गलत फहमियां? एक एक करके बताता हूं। जैसे कि पहली गलत फहमी तो यह है कि लोगों को लगता है कि अगर आपको कोई टफ काम करना है, बहुत हार्ड चीज करनी है, तो आपको ना अपने आप से पूरा फोकस हटा के सिर्फ उस गोल पे फोकस रखना है, ब्रूटल फोर्स लगानी है, मोटिवेशन चाहिए, और बस आपका गोल पूरा हो जाएगा ना। ये चीज को ऑथर ट्रेडिशनल टफनेस बोलते हैं, लेकिन साइंस ऑफ टफनेस इसका अपोजिट बोलती है। मतलब रियलिटी में अगर आपको टफ बनना है तो इससे कुछ हटके करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको फोकस करना पड़ेगा अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स पे, स्पेसिफिकली 3 साइकोलॉजिकल नीड्स जो हर इंसानों में होती है, जिसमें से पहली होती है द नीड ऑफ ऑटोनॉमी। देखो, डेविड ने जब इस रेस में पार्ट लिया ना, तो उनके किसी टीचर ने उन्हें फोर्स नहीं किया था कि डेविड तुझे इस रेस में हिस्सा लेना ही पड़ेगा, नहीं तो तुझे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, तू अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएगा, तुझे अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। नहीं, डेविड ने ये डिसीजन खुद से लिया था, उनकी ऑटोनॉमी थी। ऐसे ही आपने देखा होगा ना, कई बार जब लोग हमें फोर्स करते हैं कि यार तुझे ये चीज तो करनी ही पड़ेगी, ये कर, और जब तक हमें वो चीज समझ में नहीं आती कि हमें वो चीज क्यों करना है, तब तक हमें कई बार आसान चीज करने भी बहुत ज्यादा कंटाल आता है। हार्ड चीज तो दूर की बात है। इसलिए अगर आप कोई भी हार्ड काम करना चाहते हो, जिम जाना, बुक पढ़ना या कुछ भी, तो सबसे पहली चीज तो जो आपको चाहिए, जो आपकी नीड पूरी होनी चाहिए, वो है ऑटोनॉमी। इनफैक्ट इसके ऊपर एक रिसर्च भी करी गई है। कुछ रनर्स जो VO2 का टेस्ट ले रहे थे ना, उनमें देखा गया कि वो रनर्स ज्यादा अपने आप को पुश कर रहे थे, अच्छे से भाग पा रहे थे, कंपेयर टू उन लोगों के जिन लोगों की स्पीड और इंक्लिनेशन पहले से ही सेट थी और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे ही डेविड गॉगिन्स भी जो थे ना, उनके पास हमेशा से एक चॉइस थी। वो चाहते तो कभी भी रेस को क्विट कर सकते थे, बट फिर भी उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनकी चॉइस थी। वो जानते थे कि उन्होंने ये रेस में क्यों हिस्सा लिया है, जो आपको आगे थर्ड नीड में पता भी चलेगा। ये है पहली साइकोलॉजिकल नीड। दूसरी साइकोलॉजिकल नीड जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी हार्ड काम करने के लिए, वो है कॉम्पिटेंसी। मतलब ये चीज समझना कि हमने ऑलरेडी कितना अचीव कर लिया है। जैसे कि जब डेविड गॉगिन्स को मन कर रहा था कि वो क्विट कर दे, तब वो याद करने लग गए कि कैसे ये पहली इतनी हार्ड चीज नहीं है जो वो अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। ऐसी कई सारी इम्पॉसिबल चीजें उन्होंने पहले भी करी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने जो नेवी सील्स की ट्रेनिंग करी थी, US एयरफोर्स की ट्रेनिंग करी थी, वो सब बहुत टफ था। उसके साथ साथ उन्होंने 17 घंटे में 4000 पुलअप्स करे थे, जिससे उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था।
ये सब जब उन्होंने सोचना स्टार्ट किया तभी उनके अंदर एक बहुत अच्छी एनर्जी आने लग गई, एक कॉन्फिडेंस आने लग गया कि नहीं मैं कर सकता हूँ। और ऐसे ही फिर चलते चलते भी वही सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे जिसने उन्हें और जोश दिया भागने का। ना देखो दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि हमने डेविड गॉगिंस जितनी बड़ी बड़ी चीज़ अपनी लाइफ में नहीं करी है कॉम्पिटेंट फील करने के लिए, लेकिन अगेन कुछ ना कुछ चीज़ें हमने जरूर करी होगी। कुछ नहीं तो एटलीस्ट जो एग्जाम्स आपने अपनी जिंदगी में क्रैक किए हैं, कोई छोटे मोटे एक्शंस जो आपने लिए हैं, उसके बारे में याद करना भी हमें कॉम्पिटेंट फील करा सकता है। और ऐसे ही कुछ डेविड गॉगिंस के साथ भी हुआ। इनफैक्ट ऑथर बोलते हैं ना, कई बार जो मैराथन के रनर्स भी होते हैं ना, वो लोग भी क्विट करने से पहले ये सोचते हैं कि यार मैंने अभी ऑलरेडी इतना तो भाग चुका हूँ, क्यों आधा रास्ता आके क्विट कर दूं। और जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि उन्होंने कितना रास्ता ऑलरेडी भाग लिया है, तब उनके अंदर अगेन एक जोश आता है पूरे मैराथन रेस को खत्म करने का। सिमिलरली आपको भी जब हार्ड थिंग्स करना है ना, तब आप भी ना रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हो उन चीज़ों पे जो आपने ऑलरेडी अपनी लाइफ में अचीव करी है। जो आपकी सेकंड साइकोलॉजिकल नीड को कंप्लीट करेगा वो है कॉम्पिटेंसी। और फिर थर्ड आता है द साइकोलॉजिकल नीड ऑफ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग। आपको पता है डेविड गॉगिंस ने चैलेंज लिया ही क्यों था? वेल, उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था। असल में बात ये थी ना कि उन्हें स्पेशल ऑपरेशन वॉरियर फाउंडेशन के लिए पैसे रेज करने थे, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो उन स्पेशल ऑप्स सोल्जर्स के बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती थी जिन्होंने बैटल फील्ड में अपनी जान दी हुई थी। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था उनका जिसने उन्हें मोटिवेट किया और भागने का। और बस ये तीन चीजों का जब मिक्सचर होना स्टार्ट हुआ ना, तो इन तीनों चीजों ने ही मिलकर डेविड गॉगिंस को वो एनर्जी दी पूरी रेस को कंप्लीट करने का। सिमिलरली अगर आप भी ये तीन साइकोलॉजिकल नीड्स पे फोकस करोगे ना, तो आप भी है ना हार्ड थिंग्स को थोड़ा इजी बना सकते हो अपने लिए। अब देखो, कुछ गिने चुने थोड़े बहुत ओवर स्मार्ट लोग होंगे जो बोलेंगे यार कि हार्ड थिंग्स का रट्टा मैंने मारा ही क्यों इतना जरूरी है हार्ड थिंग्स करना। वेल देखो, ये चीज एकदम फैक्ट है कि दुनिया में कोई भी बड़ी चीज अगर आपको करना है ना, तो वो अचीव करना यूजुअली हार्ड ही होगा। अगर इजी होता तो सब लोग कर लेते। आप खुद अपनी मेमोरी चेक करके देखो, आपकी जिंदगी जो सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट होंगे ना, जो आपको सबसे ज्यादा प्राउड फील कराते होंगे, वो किसी ना किसी टफ चीज को करके ही आए होंगे। जैसे कोई बहुत टफ एग्जाम क्रैक कर देना, कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देना, खुद की मेहनत से पैसे कमाना, कोई बिजनेस खड़ा कर देना, या अगर मेरे लिए बोले तो ये यूट्यूब चैनल क्रिएट कर देना। मेरा चैनल मुझे खुद प्राउड फील कराता है। ऑब्वियसली ये यूट्यूब चैनल क्रिएट करना, मेरे बिजनेसेस क्रिएट करना हार्ड था, लेकिन ये हार्ड चीजें ही मुझे सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में कॉन्फिडेंस और रिजल्ट्स दे रहे हैं, पैसे कमा के दे रहा है। इसीलिए हार्ड थिंग्स रोज करो। और अगेन हार्ड थिंग्स आप कैसे कर सकते हो? वेल, उसके लिए ऑब्वियसली आपने साइकोलॉजिकल नीड्स तो समझ ली होगी, लेकिन उसके बाद भी आपको एक और चीज समझनी होगी, जो है ट्रेडिशनल टफनेस वर्सेस साइंस ऑफ टफनेस के बीच के डिफरेंस को समझना। जैसे कि मैंने पहले आपको एक डिफरेंस बता दिया, वैसे अब आते हैं साइंस ऑफ टफनेस के दूसरे डिफरेंस में। देखो, ट्रेडिशनल टफनेस के हिसाब से लोग बोलते हैं ना कि जब हम कोई हार्ड काम करने जाते हैं और हमें पेन होता है, दर्द होता है, तो हमें उस दर्द पे फोकस नहीं करना चाहिए, उसे छोड़ के हमारा फोकस सिर्फ काम करने पर रहना चाहिए। अब ये चीज थोड़ी बहुत ऐसी हो गई जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई काम करने की कोशिश कर रहे हो और बार बार मैं आपको चुंटी लेता रहूं या फिर आपको जलाता रहो बीच बीच में और बोलो कि नहीं नहीं नहीं, इस दर्द पे फोकस मत कर, तू काम करने पे ध्यान दे, तो क्या ये चीज आपको लॉजिकल लगेगी? ऑब्वियसली नहीं लगेगी। दर्द पे ध्यान जाता ही है। तो इसके बारे में करे क्या? वेल देखो, साइंस ऑफ टफनेस बोलती है ना कि हमें पेन को इग्नोर करने के बजाय अपने पेन को एक्नॉलेज करना चाहिए और इक्वानिमिटी को अचीव करना चाहिए। अब इक्वानिमिटी किस चिड़िया का नाम है? वेल, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाता हूँ। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने ये एक्सपेरिमेंट करा था जहां पे वो देखना चाहते थे कि अलग अलग लोग पेन को कैसे हैंडल करते हैं ना। इसमें ऑब्वियसली इन्होंने बुलाया था कुछ नॉर्मल लोगों को और कुछ मेडिटेटर्स को। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक FRI मशीन में एक एक करके मेडिटेटर्स और नॉन मेडिटेटर्स को उस मशीन में डाला और डालने के बाद उन्होंने उनकी स्किन पे गरम सा रॉड टच करा। अब ऑब्वियसली जब रॉड टच करा गया ना, तो दोनों मेडिटेटर्स और नॉन मेडिटेटर्स में सिमिलर टाइप के रिजल्ट्स मिले। दोनों को ही जब हैवी डोज का डिस्कम्फर्ट मिला ना, तब उनके ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा जिसे एमिगडाला बोला जाता है, जिसे साइंटिस्ट हमारी बॉडी का अलार्म सिस्टम बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो गया दोनों में। लेकिन इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। जो नॉन मेडिटेटर्स थे ना, उनका एमिगडाला रॉड को हटाने के बाद भी बहुत ज्यादा टाइम तक एक्टिवेटेड ही था, मतलब वो काम नहीं हो पा रहा था। जबकि जो मेडिटेटर्स थे ना, उनका एमिगडाला भी बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ, लेकिन फिर बहुत जल्दी ही वो बेस लाइन पे आ गया। मतलब मेडिटेटर्स पेन मिलने के बाद भी उन्होंने काफी अच्छी तरीके से अपने आप को एक पीसफुल मेंटल स्टेट में लेके आ पाए, और इसी चीज को बोलते हैं इक्वानिमिटी। और अगर यही इक्वानिमिटी हम लोग भी मेंटेन करना सीख जाएंगे ना, तब हम लोग भी कई सारी टफ चीजों को भी कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है पता है? बिकॉज जो मेडिटेटर्स होते हैं ना, उन्होंने एटलीस्ट 10,000 आवर्स या उससे ज्यादा टाइम भी मेडिटेशन करी है, जिसकी वजह से वो लोग अपने ब्रेन को अच्छे से कंट्रोल कर पाते थे। अब आप बोलोगे कि यार मुझे हार्ड थिंग्स करने के लिए मेडिटेटर बनना पड़ेगा, मॉन्क बनना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑथर सिमिलर टाइप की चीजें करने के लिए 3 स्टेप का प्रोसीजर बताते हैं, जो अगर हम लोग करेंगे ना, तो इसकी हेल्प से भी हम लोग इक्वानिमिटी अचीव कर सकते हैं। क्या है ये 3 स्टेप? इसमें से पहला स्टेप आता है जूम आउट एंड एक्सप्लेन। एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया था कि 30% बच्चे जिनको बहुत कठिन काम, टफ काम दिए गए थे करने के लिए, जब वो बच्चे ना एज अ थर्ड पर्सन बन के बात कर रहे थे और एक्सप्लेन कर रहे थे कि उन्हें कैसा लग रहा है, तो उनका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना, उसके अंदर की जो एक्टिविटी थी वो इंक्रीज हो गई थी। अब आप बोलोगे इससे क्या होता है? वेल देखो, बात यही है ना कि एमिगडाला और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स
ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं। मतलब अगर आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिविटी बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली वो एमिगडाला की एक्टिविटी को कम कर देगा और वाइस वर्सा। तो ऐसी पहली चीज जो आप कर सकते हो वो है, जब भी आपको पेन या कुछ कठिनाई हो रही है तो पहली चीज ये करो कि जूम आउट एंड एक्सप्लेन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई होमवर्क कर रहे हो या फिर अपने गोल पे काम कर रहे हो और आपको वो करने में बहुत ज्यादा बोर हो रहा है, तो आप क्या करो, एज अ थर्ड पर्सन बात करना स्टार्ट करो अपने दिमाग में ही। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ और मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, अपने गोल पे कैसे काम करना है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि यार देख जीशान कैसे फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है बिकॉज उसको चीजें समझ में नहीं आ रही है या फिर उसको इरिटेशन फील हो रहा है। और ऐसी जब मैं जूम आउट करके देखूंगा ना, तब मैं अपनी इमोशंस को बेटर तरीके से हैंडल कर पाऊंगा और अपने आप को काम कर पाऊंगा ना। ये पहला स्टेप जरूरी है, ये आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। सेकंड स्टेप आता है रीअप्रेज। ना ये चीज समझने के लिए अगेन एग्जांपल लेता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो आप जिम गए हो, जिम में ना पहला सेट मारते हो बाइसेप का, आप बहुत मेहनत करके पहला स्टेप मारते हो, लेकिन दूसरा स्टेप आप जब ट्राई करने जाते हो तो आपसे प्रॉपरली नहीं जाता है, प्रॉपर फॉर्म नहीं होता है, कुछ नहीं होता है और आपसे सेकंड सेट बराबर जाता ही नहीं है, आपको कोई दूसरा आके हेल्प करता है। तो ना ऐसी सिचुएशन में आपके पास दो रास्ते हैं। आप पहली चीज तो ये सोच सकते हो कि यार मेरे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं इतना केजी भी वेट उठा सकूं, ये एक चीज हो गई। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि यार मैंने आज इतना वेट उठाया इतने टाइम बाद, मेरे मसल्स ब्रेक हो रहा है, मतलब ये है कि कुछ दिन बाद ये मसल वापस रिकवर करेंगे और अब मैं पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। इसे ही बोलते हैं रीअप्रेस करना। मतलब चीजों को नेगेटिवली देखने के बजाय उसे पॉजिटिवली देखने की कोशिश करना कि कैसे ये जो टफ काम आज हम कर रहे हैं वो शायद अभी तो मुझे तकलीफ दे रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ये मेरे को बहुत ज्यादा हेल्दी, स्ट्रांग, अमीर या फिर अच्छे रिलेशनशिप में लेके आएगा। ऐसी जब भी आप अपनी चीजों को रीअप्रेस कर दोगे ना तो पूरा गेम बदलने लग जाएगा। और इसके साथ आपको थर्ड स्टेप फॉलो करना है जो है थिंग्स शैल टू पास। देखो मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना मेडिटेटर्स का, जो लोग बहुत आसानी से अपने दर्द को मतलब शांत कर पा रहे थे, बेसलाइन पे आ रहे थे, वो लोग ऐसा क्यों कर पा रहे थे? बिकॉज उन्होंने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आवर मेडिटेशन करी थी। और जब कोई इंसान इतना टाइम मेडिटेशन करेगा ना, तब उसको एक चीज तो समझ में आ जाती है कि जो भी हमारी फीलिंग्स होती है ना, इमोशंस होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा टेम्पररी है। जो भी हमें पेन भी हो रहा है ना, वो भी टेम्पररी है। इनफैक्ट हर एक चीज टेम्पररी है, जिसका मतलब है आपको अभी राइट नाउ कितना भी पेन हो रहा हो, कितना भी खराब फील हो रहा हो, जब आप कोई भी हार्ड चीज करने जाओ तो कितना भी आपको दर्द क्यों ना हो रहा हो, बोर क्यों ना हो रहा हो, वो जो फीलिंग है वो आएगी और चली जाएगी। दिस शैल टू पास। और बस अगर आप ये 3 स्टेप्स पे अच्छे से फोकस करके काम करोगे तो आपके लिए हार्ड थिंग्स करना भी थोड़ी इजी हो जाएगी। और इसके साथ साथ एक और लास्ट डिफरेंस जरूर याद रखना, ट्रेडिशनल टफनेस और साइंस ऑफ टफनेस के बीच का। ट्रेडिशनल टफनेस ये बोलता है ना कि चीजें कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कितनी भी खराब क्यों ना लग रही हो, आपके अंदर हमेशा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। आपको सिर्फ ब्रूटल फोर्स का यूज करके काम करना चाहिए। जबकि जो साइंस ऑफ कॉन्फिडेंस है वो ये बोलता है ना कि ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा 100% कॉन्फिडेंट रहो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑथर बताते हैं ना कि जब कोई मैराथन रन करने जाता है ना, तो कई बार जो नए नए मैराथन में जाते हैं ना, तो वो लोग जोश में पहले ही बहुत तेजी से भागते हैं। उनको लगता है यार ये सब चीज मैं कर लूंगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, उनका स्टेमिना खत्म होते जाता है, तो एक टाइम बाद ये जो सबसे तेज भाग रहे होते हैं ना, वो लोग रोड के किसी कोने में पड़े हुए मिलते हैं। जबकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जिन्होंने कई बार मैराथन भागा है, जो लोग जानते हैं कि ये चीज कितनी टफ होती है, वो लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड होते हैं और रेस की रिस्पेक्ट करते हैं और आराम से चलते रहते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अच्छे से मैराथन को कंप्लीट भी कर पाते हैं। ऑथर बताते हैं उनके एक दोस्त थे मिलिट्री में, वो बोलते थे ना, एन आउंस ऑफ डाउट कीप्स मी शार्प। मतलब अपने ऊपर थोड़ा बहुत डाउट रखना भी अच्छा ही होता है। और इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स करे गए थे। जैसे कि यूएस आर्मी सर्वाइवल ट्रेनिंग कोर्सेज करी गई थी, उसके अंदर देखा गया था ना कि जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि नहीं वो लोग पक्का ये चीज को क्रैक कर ही लेंगे, वो लोग ने जब सर्वाइवल ट्रेनिंग के बीच में आए और चीजें जब देखने लग गए डिफिकल्ट हो गई, तो वो लोग पैनिक करने लग गए, डरने लग गए कि अब क्या होगा, उनसे नहीं हो पा रहा है। जबकि जो लोग के अंदर थोड़ा बहुत पहले से डाउट था कि नहीं यार ये जो ट्रेनिंग कोर्स है ना वो डिफिकल्ट होगी और मुझे आराम से चलना है, वो लोग ने ज्यादा अच्छे से परफॉर्म किया। इसीलिए ऑथर बोलते हैं एक चीज हमेशा याद रखना कि आप हमेशा एक्सपेक्ट करो टफ टाइम्स। अगर आप अंडर एस्टिमेट करोगे चीजें जो आप करने जा रहे हो और चीजें जब आपके हिसाब से नहीं होगी, तो आप पैनिक कर दोगे और आप क्विट कर दोगे। जबकि अगर आप पहले से ही मान के चलोगे कि नहीं यार अमीर बनना थोड़ा मुश्किल होता है, यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करना मुश्किल होगा, हलवा नहीं है, 1-2 महीने में नहीं हो पाएगा, तो ये जो शॉर्ट टर्म का पेसिमिज्म है ना, वो आपको लॉन्ग टर्म में ऑप्टिमिस्ट बनाने में हेल्प करेगी। और ऐसा होना भी चाहिए। शॉर्ट टर्म में पेसिमिस्ट रहो, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहो। और यही बस कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है डू हार्ड थिंग्स से। अगर रिवाइज करके बताओ आपको तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होनी चाहिए। 3 साइकोलॉजिकल नीड्स है आपकी। जो पहली है ऑटोनॉमी, मतलब अपनी खुद की मर्जी से चीजें कर पाना या नहीं कर पाना। हमेशा अपने आप को चॉइस दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो अगर आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं आपको पढ़ाई करनी है, तो ऐसा फील करने के बजाय कि नहीं यार मेरे पास ऑटोनॉमी नहीं है, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, अपने आप को चॉइस दो कि चलो यार या तो मैं सुबह में पढ़ूंगा या तो शाम में पढ़ूंगा, कब पढ़ना है ये तो मेरी मर्जी है ना। तो अपनी मर्जी से चीजें करना स्टार्ट करो। इससे आपकी पहली साइकोलॉजिकल नीड पूरी होगी जो है ऑटोनॉमी। फिर आप कॉम्पिटेंसी पे ध्यान दो। आपने ऑलरेडी अपनी जिंदगी में जो चीजें अचीव करी है उसके बारे में भी सोचते रहा करो। और थर्ड, जनरेट अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग। एक स्ट्रॉन्ग रीजन जरूर पीछे रखो कि आप जो भी काम करने वाले हो हार्ड चीज, वो क्यों करने वाले हो।
किसके लिए करने वाले हो। ये हो गया। उसके बाद हार्ड थिंग्स करने के लिए आपको याद रखना है कि आपको अपने एमिगडाला को शांत करने आना चाहिए जब भी आप पेनफुल सिचुएशन में जा रहे हो तो। और वो कैसे कर सकते हो? वेल, वो करने के लिए भी अगेन 3 स्टेप है। पहला, जूम आउट एंड एक्सप्लेन, अपने आप को थर्ड पर्सन में देख के बातें करो। सेकंड, रीअप्रेज, जो भी सिचुएशन हो रही है उसे एक पॉजिटिव लाइट में देखना स्टार्ट करो। और थर्ड, याद रखो दिस शैल टू पास। ये भी हो गया। और ये सारी चीजें सीखने के बाद भी याद रखो थर्ड चीज, कि हाँ, जो भी चीजें आप टफ चीजें करने जाओगे जिंदगी में वो एक्चुअल में टफ होगी, हलवा नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत पेसिमिज्म रहो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहो। इनफैक्ट इससे रिलेटेड एक बात भी बताई गई है होमो सेपियन बुक्स में, जिसके अंदर ऑथर बताते हैं ना कि हम होमो सेपियंस, हम इंसान इतना सर्वाइव क्यों कर पाए पता है? बिकॉज हम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस भी था और हम लोग डरपोक भी थे। जो लोग कॉन्फिडेंट रखते हैं ना, वो लोग शेर के सामने भी समझो चले जाते थे लड़ने के लिए, खतरनाक चीज करते थे जिसकी वजह से लोग मर जाते थे। लेकिन जो लोग कॉन्फिडेंट थे कि हम सर्वाइव कर सकते हैं लेकिन डरते भी थे, वो लोग ही एक्चुअल में सर्वाइव कर पाए हैं, जिनसे आज हम सब लोग, आप बोल सकते हैं, पूरी रेस आगे बढ़ रही है। तो इसीलिए अ स्लाइट बिट ऑफ डाउट भी जरूर रखो, लेकिन ये भी याद रखो कि हाँ, बड़ी चीजें कर सकते हो ना। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग बातें सीख के एक हार्ड वर्कर बनना है तो अगेन एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो है डीप वर्क। डीप वर्क एक बहुत अच्छी बुक है जो बताती है कि कैसे हम लोग डीपली फोकस करके काम कर सकते हैं। उसके ऊपर भी मैंने समरी बना के रखी है, आप जाके आई बटन या डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हो। इनफैक्ट ये एंड स्क्रीन पे भी मैं डाल दूंगा उस वीडियो का लिंक, वो भी जाके आप जरूर देखो। वो चीज़ भी आपको इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में अच्छे से फोकस करके काम कर पाने में और हार्ड थिंग्स अचीव कर पाने में हेल्प करेगी। और अगर आपको ऐसी बुक्स की नॉलेज फ्री में चाहिए, सीखते रहनी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। शेयर कर दो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर नहीं पा रहे हैं, ताकि वो लोग भी हार्ड थिंग्स करके बड़ी चीजें अचीव कर सके। और इन जनरल भी वीडियोस को हो सकता है तो शेयर करो, ताकि जो हमारी बुक लवर कम्युनिटी है वो बढ़ सके और हम इंडियंस में बुक पढ़ने का शौक और हो सके, जो मैं चाहता हूँ। बिकॉज बुक्स मेरे हिसाब से आप लोगों की 50% प्रॉब्लम्स को तो खत्म कर ही सकता है। और हमेशा की तरह अगर आप लाइक कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर देना। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।